मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य बेहद इंपॉर्टेंट चीज है और अगर आप स्वास्थ्य को बेहतर रखना चाहते हैं तो आपको अपने पाचन तंत्र को भी बेहतर रखना होगा। और पाचन तंत्र को बेहतर रखने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि पेट, स्टमक, गट ये सेकंड ब्रेन है। मतलब अगर दिमाग मास्टर ब्रेन है तो ये भी दूसरा ब्रेन है। अगर आपका गट खराब होता है, पाचन तंत्र खराब होता है तो यकीन मानिए आपका दिमाग भी सही तरीके से फंक्शन नहीं कर सकता। इसलिए आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हमें गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट की ज़रूरत बहुत पड़ती है। और एक बड़े ही नामचीन गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर कपिल शर्मा, जिनसे मैं आपका परिचय करा रहा हूं। वो हमारे साथ हैं और आज हमें बताएंगे कि एक मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए किस तरीके से अपने पाचन तंत्र का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले मैं टीवी 9 और पंकज जी का धन्यवाद देना चाहूँगा इस मंच पर आमंत्रण के लिए। मेरा नाम डॉक्टर कपिल शर्मा है, जैसा कि बताया है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि बॉडी में एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। जो भी चीज़ आएगी, जो भी चीज़ निकलेगी, सारा यहाँ से ही। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हमारी गट के अंदर रिसाइड कर सकते हैं। जितनी आपके अंदर सेल्स नहीं है उससे ज़्यादा बैक्टीरिया आपकी गट में है। और कुछ गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना होता है जिससे कि आपकी हेल्थ नियंत्रित होती है। यदि ये कोऑर्डिनेशन गड़बड़ होते ही आपको तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा, आप बोलते हैं इम्यूनिटी की बात करते हैं, कोरोना आया सब लोग इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो गट के अंदर जितनी इम्यून सेल्स होती है वो कहीं भी नहीं है। टोटल बॉडी की इम्यून सेल को एक तरफ कर दीजिए और गट की इम्यून सेल्स को एक तरफ कर दीजिए, यहाँ बहुत ज़्यादा इम्यून सेल्स होती है। इतने चेक पॉइंट होते हैं, आप कुछ भी खाते हैं तो देयर आर सो मेनी चेक पॉइंट इन गट, वो हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है। लेकिन जैसे ही आपका ये चेक पॉइंट खराब हुए, आपको आपके खाने से तकलीफ स्टार्ट हो जाती है। तो अब क्या हो रहा है, औद्योगिक प्रवृत्ति बढ़ रही है, शारीरिक श्रम का अभाव हो रहा है। इस कारण से आपका और जंक फूड, कोला ड्रिंक ये सब बढ़ रहे हैं। तो जो कोऑर्डिनेटेड फूड है कि आपको इतना % कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, उसमें भी कॉम्प्लेक्स लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए, फैट इतना लेना चाहिए, वो सब गड़बड़ा गया है। अब जो भी अपनों को मिलता है, जो भी इजी अप्रोचेबल होता है, हम उसको ले लेते हैं और उसके दुष्प्रभाव हमारी बॉडी पर पड़ते हैं। और आप जैसे सेकेंड ब्रेन की जो बात की है कि बॉडी के अंदर जो हार्मोन होते हैं ना केवल वो ब्रेन को कंट्रोल करते हैं, वो गट को भी कंट्रोल करते हैं। तो देखा होगा यदि लोग चिंता करने लग जाते हैं उसी टाइम उनको लूज मोशन होते हैं। ये इसलिए होते हैं कि कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे ब्रेन वो काम करते हैं गट पर, तो उससे उनको डायरिया होने लगता है। तो एक सेरोटोनिन ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है जो आप सोचते हैं जब आपको चिंता होती है तो वो बॉडी में ब्रेन से निकलता है लेकिन एक्ट करता है गट पर। तो ये तकलीफ आपकी जुड़ी हुई है। आप यदि आपकी गट हेल्थ है अच्छी है तो आपको अच्छा फीलिंग होगा, आपका ब्रेन भी अच्छा रहेगा, बॉडी अच्छा फील करेगी, स्ट्रॉन्ग फील करेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गट हेल्थ को कंट्रोल करना और गट हेल्थ को मेंटेन करके रखना, ये दिनचर्या के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत अच्छी बात कही और इसीलिए डॉक्टर बड़े बुजुर्ग कहा करते थे चिंता चिता के समान है। समझिए एक बिंदी का फर्क है। और आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि अगर आप चिंता नहीं करेंगे तो क्या होगा कि माइंड से सेरोटोनिन रिलीज होगा और सेरोटोनिन रिलीज होगा तो स्टमक बेहतर फंक्शन करेगा, पाचन तंत्र बेहतर फंक्शन करेगा। और जैसे ही हम चिंता ज़्यादा करने लगते हैं या तो हमें लूज मोशन हो जाता है या हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या आजकल अक्सर लोग IBS से सफ़र करते हैं। IBS इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम जिसको कहते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है, चाहे आजकल वो मीडिया में काम कर रहे हो, IT में काम कर रहे हो, अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हो। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सुबह कैसे वो अपने पेट को साफ कर सके। उन्हें कई बार जाना पड़ता है और उसके बाद भी उन्हें कई बार उनका पेट भारी लगता है, फूला हुआ लगता है, स्वेल्ड लगता है और वो कहते हैं मैं ऐसा कुछ खाता भी नहीं हूँ, नॉर्मल वेज खाना खाता हूँ, फ्रूट्स खाता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसी दिक्कत क्यों है। तो सवाल ये है कि आजकल अक्सर लोगों का IBS से पीड़ित होना, आजकल अक्सर लोगों का पेट फूला रहना, आजकल अक्सर लोगों का
पेट की बड़ी समस्या रहना और जिस वजह से वो अपने ऑफिस में भी अपने कामों में भी प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं होगा तो आपका कंसंट्रेशन भी ठीक नहीं होगा। और आप जैसे विशेषज्ञ बताते हैं कि पेट और दिमाग का बड़ा ही अन्योन्याश्रय संबंध है। अगर आपका दिमाग खराब है तो पेट भी खराब होगा, आपका पेट खराब है तो दिमाग पर भी असर पड़ेगा। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि ये आईबीएस जैसी गंभीर बीमारी को कैसे टैकल किया जाए और ये होता क्यों है? तो सबसे पहले आपकी पहले पॉइंट पे बात करते हैं, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का तात्पर्य हर लोगों के लिए अलग अलग है। कोई फील करता है कि मुझे मोशन हो नहीं रहे हैं, उसको कॉन्स्टिपेशन समझता है। कोई ये बोलता है मैं 5 बार जा रहा हूँ लेकिन एक बार साफ नहीं हो रहा, उसको भी कॉन्स्टिपेशन समझता है। कोई ये फील करता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, आई एम कॉन्स्टिपेटेड। तो कॉन्स्टिपेशन की परिभाषा अलग अलग है, लेकिन साइंटिफिकली तौर पे देखा जाए तो यदि किसी को सप्ताह में 3 से कम मोशन हो रहे हैं और स्टूल हार्ड हो रहे हैं, तब हमको उसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन बहुत तरह के हो सकते हैं। एक तो कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है कि यदि आपकी जो आंतें हैं वो बराबर नहीं चल रही है, वहाँ जो डाइजेशन हो रहा है वो स्लो हो रहा है, रेक्टम तक जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लेट आ रहा है, तो उसका जो निकास है वो देरी से हो रहा है। तो सबसे पहले तो इंटेस्टाइन की स्लोनेस की वजह से। तो इंटेस्टाइन में 2 तरह की इंटेस्टाइन होती है, एक तो छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है। लेकिन मैं बताता हूँ, छोटी आंत इतनी बड़ी होती है कि हमारी बॉडी की लंबाई से बड़ी होती है, 6 मीटर लंबी होती है। यहाँ जितने भी आपको अब्जॉर्प्शन होता है, जो भी आप खाते हैं, जहाँ से भी आपको कहते हैं न्यूट्रिशन मिलता है, जैसे विटामिन लो, प्रोटीन ले लो, फैट ले लो, सभी का अब्जॉर्प्शन होता है। फिर जो अनअब्जॉर्ब होने के बाद में जो फूड बचता है, वेस्ट बचता है, वो बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत जिसे कि कोलोन बोलते हैं, वो 1.5 मीटर लंबी होती है। वहाँ केवल वाटर अब्जॉर्प्शन होता है। यदि आपका स्टूल हार्ड आ रहा है, इसका मतलब वो कोलोन में लंबे टाइम तक रुक रहा है, तो उससे ज़्यादा वाटर अब्जॉर्प्शन होता है और स्टूल डिहाइड्रेटेड हो जाता है, इसलिए स्टूल हार्ड हो जाता है। तो जैसे जैसे आपने देखा होगा, ओल्ड एज में अधिकतर स्टूल हार्ड इसलिए आते हैं कि कोलोन पुश नहीं कर पाती इसको, और उसके बाद में वहाँ अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, स्टूल हार्ड हो जाते हैं। जैसे ही रेक्टम में आता है, अब यहाँ एक विशेष तरह की प्रक्रिया चालू होती है। रेक्टम आपके स्टूल को सेंस करता है, सेंस करने के बाद में वहाँ की जो मसल होती है वो उसको पुश करती है। पुश करते वक्त ही आपका स्फिंक्टर खुलता है। तो ये सारी चीज़ें एक कोऑर्डिनेटेड वे में होती है, फिर आपको बाउल मूवमेंट होता है। लेकिन आपका स्टूल रेक्टम में आ रहा है, आपको जाने की इच्छा हो रही है, लेकिन आपको गए हुआ नहीं। इसका मतलब यह है कि मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है लेकिन स्फिंक्टर नहीं खुल रहा। तो इस बीमारी को बोलते हैं पेल्विक डिसएनर्जिया। लोग इसको कंफ्यूज होते हैं। इसके अंदर आपका फाइबर काम नहीं करेगा, ना लेग्जेटिव काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा इसके अंदर विशेष तरीके में बायोफीडबैक थेरेपी देनी पड़ती है, और इसके इस विशेष तरह के टेस्ट होते हैं जो इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये क्या होता है कि यदि यंग एज के अंदर, जैसे बच्चे होते हैं, स्कूल जाना होता है, जल्दीबाजी होती है, तो दे ट्राई टू होल्ड देयर स्टूल ना, तो एक आदत सी बन जाती है। तो स्फिंक्टर ट्रेन हो जाते हैं होल्ड करने के लिए। तो जब उनको होल्ड नहीं करना होता तब भी वो होल्ड करते हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। तो यहाँ होता है ट्रीटमेंट होता है कोऑर्डिनेशन को ठीक करना। इसके लिए एक एनोरेक्टल मैनोमेट्री की जाती है। मैनोमेट्री से ये बताया जाता है कि रेक्टम के अंदर कितना प्रेशर बना हुआ है लगातार, और उसके साथ साथ में स्फिंक्टर कितनी देर में खुल रहा है, और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इसको 4 टाइप 1, 2, 3, 4 में डिवाइड किया जाता है, फिर उसके हिसाब से बायोफीडबैक